नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेज पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे 7 जून 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित हमारी क्लास के कुछ पॉइंट्स, जिसमें से सबसे पहला हमारा टॉपिक है अटल इनोवेशन मिशन की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। 5 जून 2020 को CSIR अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद भी कहा जाता है, इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन, इन दोनों ने आपसी हित के क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए साथ में मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है। CSIR इंक्यूबेटर जो है वो अटल इनोवेशन मिशन के तहत इस नई परियोजना में विश्व स्तर के जो स्टार्टअप्स हैं उनका समर्थन करने के लिए कार्य करेंगे। वे इनोवेशन के नए मॉडल लाने और CSIR इनोवेशन पार्क स्थापित करने के लिए भी मिलकर कार्य करेंगे। और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद अपने मजबूत ज्ञान के आधार से योगदान देगा और परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए विश्व स्तर के शोधकर्ताओं को प्रदान भी करेगा। दूसरी ओर हम बात करें अटल इनोवेटिव मिशंस के बारे में, तो यह देश के अंदर अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ावा देगा। अब इस योजना के बारे में जान लेते हैं कि ये योजना क्या है। तो जो CSIR है वह अटल इनोवेशन मिशन की अराइज जो पहल है उसके सहयोग से अनुसंधान और नवाचार यानी इनोवेशन को प्रोत्साहित करेगा। इस अराइज पहल के माध्यम से वर्तमान में MSME अर्थात माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में जो रिसर्च और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए पहले से ही काम कर रहा है। और जिज्ञासा, जिसे एक छात्र वैज्ञानिक कनेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है, और इसके अलावा अटल टिंकरिंग लैब्स, इन दोनों के बीच में घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से पूरे भारत के स्कूलों के अंदर जो समस्या निवारण माइंडसेट बनाए जाएंगे। और जिज्ञासा, जिसके बारे में जैसे हमने बात की है, एक छात्र वैज्ञानिक कनेक्ट प्रोग्राम है जहां जो कि पूरे देश के अंदर 3 लाख से अधिक छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी से के संपर्क में बनाए रखता है। G20 देशों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। और यह प्रतिबद्धता 6 जून 2020 को इस G20 समिट के दौरान व्यक्त की गई। और इन देशों ने अब तक वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने में मदद के लिए मार्च 2020 में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा पहले ही कर रखी है। और अब केवल आमंत्रित सदस्यों के द्वारा यह 21 जो बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर है उसकी घोषणा की गई थी। अब G20 देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में पहले से ही 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की थी, जिससे कि उनके जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा लक्षित राजकोषीय नीतियों, गारंटी योजनाओं, आर्थिक उपायों और महामारी के आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय प्रभावों पर कदम उठाने के अंदर उन राष्ट्रों को मदद मिल सके। साथ ही G20 के सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से उन देशों का समर्थन करने के लिए कहा है जिन्हें कोविड-19 की लड़ाई के अंदर आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता है, अर्थात जिनके पास में इस लड़ाई के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है, उनका समर्थन करने, उनका सहयोग करने के लिए भी कहा गया है। इस फंड की बात करें तो ये जो 21 बिलियन डॉलर का जो फंड है उसका उपयोग अनुसंधान, विकास, टीके, चिकित्सा विज्ञान और निदान के लिए किया जाएगा। अप्रैल 2020 के अंदर G20 ने गैर सरकारी संगठनों, परोपकार और निजी क्षेत्रों का आह्वान किया और अनुमान लगाया कि कोविड-19 की लड़ाई में वित्तीय अंतर को बंद करने के लिए 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। और जब मार्च 2020 के अंदर G20 के नेताओं की आपस में मुलाकात हुई तो उन्होंने कोविड-19 से लड़ने और वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए एक वैश्विक प्रतिक्रिया तैयार की थी। और उन्होंने वैश्विक सहयोग को बढ़ाकर व्यापार व्यवधान को कम करने की योजना भी तैयार की थी। भारत AFC महिला कप की मेजबानी करेगा। 5 जून 2020 को एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने पुष्टि की है कि वर्ष 2022 के अंदर आयोजित किए जाने वाले महिला एशियन कप की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। और ऐसा पहली बार होगा कि भारत इस कप की मेजबानी करेगा। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन अर्थात एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को इस होस्टिंग के अधिकार भी सौंप दिए हैं। और यह टूर्नामेंट वर्ष 2022 के अंदर आयोजित किया जाएगा और इसके अंदर लगभग
12 फुटबॉल की टीमें हिस्सा लेंगी। और हम बात करते हैं भारत के इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन के बारे में, तो भारत इस प्रतियोगिता में 2 बार रनर अप रही है, जो कि वर्ष 1980 और 1983 का वर्ष था, जिसमें भारत की जो फुटबॉल टीम है इस प्रतियोगिता में रनर अप रही। और वर्ष 1981 के अंदर भारतीय टीम ने कांस्य पदक भी जीता था। एशियन फुटबॉल महासंघ के बारे में बात करें हम, तो यह महासंघ एशिया और ऑस्ट्रेलिया की फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है, जिसकी स्थापना 8 मई 1954 को की गई थी और इसके अंदर कुल 47 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। इसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर शहर के अंदर स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 23 जून 1937 को की गई थी, जिसका कार्य देश में फुटबॉल प्रतियोगिताओं को मंजूरी देना और उनका आयोजन करवाना है। भारत में प्रमुख रूप से कुछ फुटबॉल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जो निम्नानुसार हैं, जैसे कि इंडियन सुपर लीग, आई लीग, फेडरेशन कप आदि। इसके अलावा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को फीफा से 1948 में एफिलिएट किया गया था। अगला टॉपिक हमारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए के बारे में। तो एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के हालिया आंकड़ों के अनुसार पिछले 8 वर्षों के अंदर 750 बाघों की मौत हुई है, जो एक चिंता का विषय है। इन मौतों में से हम बात करें तो 369 जो मौतें हैं वो प्राकृतिक कारणों से यानी प्राकृतिक तरीके से हुई हैं, और 168 जो मौत हैं वे अवैध शिकार की वजह से हुई हैं, जो कि बड़ा शोचनीय बिंदु है। और अब हम बात करते हैं इन मौतों के अंदर जो प्रथम स्थान पर रहा मध्य प्रदेश राज्य, जिसका प्रदर्शन बाघ संरक्षण के नज़रिए से देखा जाए तो काफ़ी कमज़ोर रहा है, और उसमें सबसे अधिक 173 बाघों की मृत्यु हुई है। और अगला स्थान हम बात करें तो अगले स्थान पर महाराष्ट्र राज्य है। तो इस तरह से दोनों ही राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इनका बाघ संरक्षण के क्षेत्र के अंदर इनका प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक माना जा सकता है। आंकड़ों में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2012 और 2019 के बीच में देश भर में विभिन्न प्राधिकरणों के द्वारा 101 बाघों को जब्त किया गया था, और दिसंबर 2019 के अंदर देश के अंदर कुल 2976 बाघ थे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में बात करें तो यह जो पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, और इसका जो गठन है वर्ष 2006 के अंदर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया था। इसके प्रावधानों के तहत इसका गठन किया गया। इसकी स्थापना पर्यावरण और वन मंत्री की अध्यक्षता में की गई थी, और इस प्राधिकरण में 8 विशेषज्ञ या पेशेवर होते हैं, जिनके पास में वन्य जीव संरक्षण और आदिवासियों सहित अन्य लोगों के कल्याण का अनुभव होता है। और जो 8 विशेषज्ञ होते हैं, इनमें से 3 संसद के सदस्य होते हैं, जिनमें से 2 सदस्य लोकसभा के और 1 सदस्य राज्यसभा का होता है। इस प्रोजेक्ट टाइगर के प्रभारी वनों का जो महानिरीक्षक है, इसमें पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है। अब इसके एनटीसीए के कार्यों के बारे में बात करें तो इसका सबसे पहला कार्य बाघों के संरक्षण के लिए व्यापक यह निकाय है, जिसका मुख्य प्रशासनिक कार्य राज्य सरकारों के द्वारा तैयार बाघ संरक्षण योजना को स्वीकार करना। दूसरा है टिकाऊ परिस्थितियों के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करना, और बाघों के आरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी भी पारिस्थितिकी रूप से अस्थिर भूमि उपयोग, जैसे कि खनन, उद्योग और अन्य परियोजनाओं को अस्वीकार करना। अर्थात खनन, उद्योग और अन्य जो परियोजनाएं हैं उनको इन बाघ संरक्षित क्षेत्रों के अंदर लागू नहीं किया जा सकता, और इसके लिए एनटीसीए की अनुमति आवश्यक होती है, और सामान्यतः एनटीसीए इसके लिए अनुमति नहीं देता है। भुगतान अवसंरचना विकास कोष यानी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पीआईडीएफ देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में 500 करोड़ रुपए का एक भुगतान अवसंरचना विकास कोष पीआईडीएफ स्थापित किया गया है। इस कोष के गठन का जो उद्देश्य है वह देश भर में छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने हेतु सक्षम बनाना है। अर्थात जो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, और विशेष रूप से जो छोटे व्यापारी हैं उन तक इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम को पहुंचाना और उन्हें इसके बारे में जानकारी देना, उन्हें सक्षम बनाना। यह कदम देश में डिजिटल जो पेमेंट है उसे स्वीकार करने वाले व्यापारियों की संख्या को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में।
तो ध्यान देने की बात है कि जो आरबीआई है उसने 250 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान दिया है और इसके साथ इस कोष की शुरुआत कर दी है। और यह जो 250 करोड़ रुपए की जो जो प्रारंभिक योगदान है वह कुल जो राशि है 500 करोड़ उसका आधा हिस्सा है। और जो शेष आधा हिस्सा है वह देश के कार्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग्स के द्वारा वहन किया जाएगा। आरबीआई के द्वारा इस कोर्स के गठन का जो उद्देश्य मुख्य रूप से टीयर 3 से लेकर टीयर 6 तक के जो शहर हैं और उनके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर अधिग्राहकों को पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अर्थात जो आरबीआई ने इस कोष का गठन मुख्य रूप से जो टीयर 3 और टीयर 3 से लेकर 6 तक के जो शहर हैं उनमें, और उसके अलावा जो पूर्वोत्तर राज्य है जो कि काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र हैं भारत के, उनमें पीओएस से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना। अब हम पीओएस के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पीओएस क्या है? तो जो पीओएस हैं ये एक प्रकार के ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर जो ग्राहक हैं वे वस्तुओं और सेवाओं के लिए पेमेंट करते हैं और यहाँ पर उन्हें हो सकता है कि उन्हें बिक्री कर भी देना पड़े। यह कोई बाह्य स्टोर हो सकता है, यानी कोई एक आउटर स्टोर हो सकता है जहाँ पर जो पेमेंट के लिए कार्ड पेमेंट, इसके अलावा वर्चुअल सेल पॉइंट जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इन सभी का यूज किया जा सकता है। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं, ऐसे जो स्थान हैं, उन्हें पीओएस कहा जा सकता है। कहने का मतलब हम इसको आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि जहाँ पर डिजिटल पेमेंट किया जाना सक्षम हो, योग्य हो, उस स्थान को पीओएस कहा जाएगा। आरबीआई के द्वारा गठित इस कोष को एक सलाहकार परिषद के माध्यम से शासित किया जाएगा। हालांकि इसका जो प्रबंधन है वो आरबीआई के द्वारा स्वयं किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारतीय शहरों को उनकी जनसंख्या के आधार पर विभिन्न टीयर्स में विभाजित किया गया था। जैसे हमने बात की, इसमें टीयर 3 से टीयर 6 तक का जो सिस्टम है वो क्या है, तो उसकी बात करें तो ऐसी शहर जिनके अंदर जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक है उन्हें टीयर 1 श्रेणी में रखा गया है। दूसरी कैटेगरी है टीयर 2 जिसमें 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या निवास करती है। टीयर 3 जिसमें 20,000 से 49,999 लोग रहते हैं। टीयर 4 की बात करें तो इसमें 10,000 से 19,999 लोगों की जनसंख्या निवास करती है। टीयर 5 में 5,000 से 9,999 और टीयर 6 में 5,000 से कम। इस तरह से ये जो टीयर्स हैं इन्हें विभाजित किया गया है आरबीआई के द्वारा। और इस टीयर के अंदर हमने जैसे बात की, जो पीआईडीएफ है उसके गठन का जो उद्देश्य है, हम जैसे बात करें तो पीआईडीएफ का जो गठन है वो टीयर 3 से लेकर के और टीयर 6 के जो ये जो शहर हैं इन्हीं के लिए और इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किया गया है, जिससे कि इससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप किया जा सके। ध्यान देने की बात है कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर देश में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार के विकल्पों के साथ विकसित हुआ है, जिनके अंदर बैंक खाते, मोबाइल फ़ोन और कार्ड इत्यादि शामिल है। अर्थात जो पेमेंट सिस्टम है वो अब ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल हो गया है। आप अपने आसपास देखते हैं कि जो इंटरनेट बैंकिंग है उसका यूज़ किया जाता है, जिससे कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके अलावा वर्तमान में अगर हम बात करें तो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर विभिन्न जो बैंक हैं उनके एप्लीकेशंस हैं वो, और उसके अलावा कुछ अन्य जो प्लेटफॉर्म है जो एनबीएफसीज़ हैं जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इस तरह के एनबीएफसी हैं वो भी आजकल जो डिजिटल पेमेंट है उसकी सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा वीज़ा, मास्टर कार्ड या जो रुपए कार्ड, इस तरह के जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स हैं वे भी इसके अंतर्गत शामिल है, जिससे कि जो डिजिटल पेमेंट है उसे बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में देश का जो भुगतान प्रणालियों का डिजिटलीकरण के लिए और अधिक उत्साह प्रदान करने की आवश्यकता है और देश में अधिकांश जो पीओएस टर्मिनल हैं वो टीयर 1 और टीयर 2 शहरों के अंदर स्थित है। जैसे कि हमने बात की कि टीयर 3 से 6 तक इसे और अधिक डेवलप करने की आवश्यकता है, लेकिन टीयर 1 और 2 के अंदर ये ऑलरेडी डेवलप हैं, स्थित हैं, और अन्य सभी शहरों और क्षेत्रों में इस प्रकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अभाव है। आरबीआई के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 तक देश भर में लगभग 5.14 मिलियन सक्रिय पीओएस डिवाइस हैं।
अब इसके महत्व के बारे में बात करें तो विशेषज्ञों ने भारतीय रिजर्व बैंक के इस कदम की सराहना करते हुए यह कहा है कि जो यह कोष है वह देश के पिछड़े इलाकों में पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करेगा और इस कोड से दीर्घकाल में उन कंपनियों को भी लाभ प्राप्त होगा कि जो कि देश में डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे कि हमने बात की गूगल पे, इसके अलावा फ़ोनपे, पेटीएम, इस तरह की अ, अ, जो एनबीएफसी प्लेटफॉर्म है उन कंपनियों को भी इससे लाभ होगा भविष्य में आकर के। लेकिन इससे संबंधित कुछ चिंताएं भी जताई जाती हैं। ये जो डिजिटल पेमेंट है उससे संबंधित कुछ चिंताएं हैं जिनकी बात करें तो कुछ विश्लेषकों ने यह जो आशंका जाहिर की है कि देश भर के अंदर उन क्षेत्रों के अंदर पीओएस उपकरण स्थापित करना एक कारगर कदम नहीं होगा जहां पर न्यूनतम लेन देन ही 10,000 रुपये से कम का होता है, क्योंकि अगर 10,000 रुपये से कम का लेन देन होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर यह वहाँ सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रकार के उपकरणों का जो रखरखाव है उसकी लागत काफ़ी अधिक होती है। दूसरी ओर हम बात करें तो इसके जो नीति निर्माता हैं उनके लिए आम लोगों तक इस प्रकार के उपकरणों के प्रयोग के जो प्रति जागरूक करना लोगों को यह एक बड़ी चुनौती होगी। तो ये इससे संबंधित कुछ चिंताएं हैं जो कि विशेषज्ञों ने जाहिर की हैं। अगला हमारा टॉपिक है, नासा ने हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने हाल ही में घोषणा की है कि एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी से सुरक्षित दूरी से गुजरने की उम्मीद है, जिसका नाम 163348 2002 NH4 क्षुद्रग्रह एस्टेरॉयड रखा गया है। ध्यान देने की बात है, इसकी जो खोज है वो जुलाई 2002 के अंदर की गई थी और इसको संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह यानी पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉयड PHA और इसके अलावा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसकी जो कैटेगरीज हैं वो PHA और नियर अर्थ और ऑब्जेक्ट के रूप में इसकी जो कैटेगरी निर्धारित की गई है। अब नासा की जो जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी यानी JPL है उसके अनुसार इस एस्टेरॉयड का जो व्यास है वह 250 से 570 मीटर के बीच हो सकता है और वैज्ञानिकों ने इस एस्टेरॉयड के घूर्णन का अवलोकन किया है तो यह प्रत्येक 14.50 डेज में अपनी धुरी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि ये जो एस्टेरॉयड है वह 5.2 किलोमीटर पर सेकंड या 11,200 मील प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की कक्षा के पास से गुजरेगा और इसके जो पृथ्वी से 5.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरने का अनुमान लगाया गया है, जो कि काफ़ी कम दूरी स्पेस के हिसाब से देखा जाए तो यह काफ़ी कम दूरी है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉयड यानी PHA, जिसे संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह भी कहा जाता है, इनके बारे में। तो ये ऐसे क्षुद्रग्रह होते हैं जिनके पृथ्वी के करीब से गुजरने पर पृथ्वी पर खतरा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह की श्रेणी में उन क्षुद्रग्रहों को रखा जाता है जिनकी मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस है यानी MOID जो है वो 0.05 AU या इससे कम होती है। यहाँ पर 1 AU से तात्पर्य है पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसे 1 AU कहा जा सकता है, जो कि लगभग 15 से 15.5 करोड़ किलोमीटर की जो दूरी है उसे 1 AU के मतलब 1 AU कहा जा सकता है, यानी एक यूनिट है ये दूरी की। इसी के साथ ही जो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है वह 22.0 या उससे कम हो, तो ऐसे जो क्षुद्रग्रह है उन्हें संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऐसे पिंड क्षुद्रग्रह या धूमकेतु होते हैं जो कि पृथ्वी पर खतरा उत्पन्न करते हुए उसकी कक्षा के करीब से गुजरते हैं। ये क्षुद्रग्रह ज़्यादातर इनका जो निर्माण है वो बर्फ और धूल के कणों से मिलकर के बना होता है। ध्यान देने की बात है कि पृथ्वी पर जीवन के विलुप्त होने के जो सभी कारण हैं उनमें से एक कारण क्षुद्रग्रह का पृथ्वी से टकराना भी माना जाता है। वैज्ञानिकों ने क्षुद्रग्रहों से बचाव के लिए कुछ तरीके भी सुझाए हैं, जैसे कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही क्षुद्रग्रह को नष्ट किया जा सकता है और इसके अलावा अंतरिक्ष यान की सहायता से क्षुद्रग्रह को पृथ्वी की कक्षा से अलग करके उसके रास्ते को बदल करके पृथ्वी को इससे बचाया जा सकता है। अब हम एस्टेरॉइड्स के बारे में बात करें तो जो एस्टेरॉइड या क्षुद्रग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे चट्टानी पिंड हैं। इनके द्वारा सूर्य की जो परिक्रमा है
ग्रहों के समान ही की जाती है, लेकिन इनका आकार ग्रहों की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, बहुत ही छोटे होते हैं ये। और ये हमारे सौरमंडल के अंदर अनंत हैं, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, और उनमें से ज़्यादातर जो एस्टेरॉयड है वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी मेन एस्टेरॉयड जो बेल्ट है उसमें पाए जाते हैं। और ये जो बेल्ट है यह है बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह की जो कक्षा है उनके बीच में स्थित है ये मेन एस्टेरॉयड बेल्ट, जिसे मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 100 वर्षों के अंदर 140 मीटर से बड़े किसी भी क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना नहीं है। और अब हम इस जो एस्टेरॉइड्स हैं इनको, इनकी स्थिति, इनकी अवस्थिति को हम एक एनिमेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस एनिमेशन के अंदर बताया गया है कि 1 जनवरी 1999 को आप ये देख पा रहे हैं, इसमें ये 1 जनवरी 1999 के एस्टेरॉयड की संख्या है जो 1 जनवरी 2009 को बढ़ गई है। जो पहचाने गए एस्टेरॉयड की संख्या है, आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो एस्टेरॉयड्स हैं ये इसके अंदर घूम रहे हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं वर्ष 31 दिसंबर 2018 तक ये जो पहचाने गए एस्टेरॉयड्स हैं ये 31 दिसंबर 2018 तक, यानी कि ये असंख्य एस्टेरॉयड है जो पृथ्वी के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। और ये जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नासा का एक उपक्रम है उसके द्वारा जारी किया गया एक एनिमेटेड वीडियो है, जिसके माध्यम से आपको इन एस्टेरॉयड्स की स्थिति को समझने में मदद मिली होगी। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास के सभी टॉपिक्स करंट अफेयर्स के कंप्लीट हो गए और बारी है अब आज के हमारे प्रश्न की। तो हाल ही में पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उसके क्षेत्र में किस परियोजना को लागू करने के लिए चीन और पाकिस्तान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका जवाब आप वीडियो को पॉज करके ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये चाइना और पाकिस्तान के जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके तहत चाइना के द्वारा पीओके में इसकी स्थापना की गई है। और इस प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके अंदर 3 पक्षों की बात करें तो सबसे पहला पक्ष इसमें ट्राईपार्टाइट गॉर्जेस कॉरपोरेशन, सेकंड है इसमें प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, और थर्ड है इसमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अथॉरिटीज़ यानी पीओके के अथॉरिटीज़ इसके अंदर शामिल हैं। अब इसका उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका जो उद्देश्य है पाकिस्तान को 5 बिलियन यूनिट्स स्वच्छ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और भारत ने इसका काफ़ी विरोध भी किया है। और भारत गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के द्वारा जो बांध बनाने की जो परियोजना है उसका भी भारत ने विरोध किया है। और भारत ने कहा, अभी हाल ही में भारत के जो शीर्ष नेता हैं उनके माध्यम से पाकिस्तान को ये संदेश दिया गया है कि भारत इस तरह की अवैध गतिविधियों को पाकिस्तान के द्वारा जो ये अवैध गतिविधियां इस क्षेत्र के अंदर की जा रही हैं, जो भारत का जो क्षेत्र है पीओके उसमें उसकी अवैध गतिविधियों को पाकिस्तान को रोक देना चाहिए और पीओके को पाकिस्तान को खाली कर देना चाहिए। ऐसा भारत ने अपना विरोध दर्ज भी कराया है। और अब बारी है उस प्रश्न की जो जिसका जवाब आप लोगों को देना है। तो वह प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने कितने क्षेत्रों की पहचान की है जिससे आयात में कटौती की जानी है? तो आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जा कर के दे सकते हैं। साथ ही आप अपने सुझाव या अपनी समस्याओं के बारे में भी हमें कमेंट के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। अपने फीडबैक्स आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू।